20 तेल और दे दो। मैं तो काम कर रही हूँ, कह रहे हैं कि क्या करूँ। एक फैन का पैकेट दे दो। babu mau buang mau buang Enggak kuat gue muka. Ini kalau dia. abang mau जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों हमारा कारक। तो कल वाली क्लास में कारक के 3 भेद हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसमें से कर्ता, कर्म और कर्ण कारक के बारे में आपको बताया गया। तो हिंदी में कारक के जो भेद हैं, कारक की जो संख्या है, कारक के प्रकार है वो है 8, जिसमें से 3 आप पढ़ चुके हो। आज बारी है हमारे चौथे भेद संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक का जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो बनेगा कि इसमें विभक्ति होती है चतुर्थी। कौन सी विभक्ति? संप्रदान कारक विभक्ति चतुर्थ विभक्ति होती है। परसर्ग और जो कारक चिन्ह है, परसर्ग जो कारक चिन्ह है वो आपको ध्यान रखना है, वो है के लिए। क्या है? के लिए परसर्ग है। ठीक है जी। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति परसर्ग जिसको कारक चिन्ह कहते हैं, के लिए का प्रयोग संप्रदान में हम करते हैं। इसके बाद डेफिनेशन और कंडीशन संप्रदान कारक की, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। इसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक, इसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। इसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। दूसरा जिसको कोई वस्तु पदार्थ स्वेच्छा से, कोई वस्तु पदार्थ स्वेच्छा से दिया जाए उसमें संप्रदान कारक हो। तीसरा जो वस्तु पदार्थ दान, जो वस्तु पदार्थ दान, दक्षिणा, दीक्षा, भिक्षा, भेंट, गिफ्ट, उपहार। जो वस्तु पदार्थ दान, दक्षिणा, दीक्षा, भिक्षा, भेंट, गिफ्ट, उपहार के रूप में जिसको दी जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। उसमें संप्रदान कारक होता है। क्लियर? अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं, आप तक प्रॉपर चीज़ें पहुंच रही है, आवाज़ भी और जो बोर्ड पे लिखा है ये भी आपको क्लियर दिख रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। जी, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वही आपका सिलेबस है, आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ उस हिंदी को कंप्लीट करता हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। और सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आपको ये पता ही नहीं होता कि कौन कौन से टॉपिक किस टॉपिक पर डिपेंड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एसएससी जीडी जिसमें बच्चे जो सैनिक बनते हैं, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी में, असम राइफल में, एसएसबी में, तो उनका जो हिंदी का सिलेबस है या मैथ का, रीजनिंग का और इसके साथ साथ आपका इंग्लिश का, क्योंकि उसमें इंग्लिश हिंदी में से किसी एक भाषा को लेना होता है। तो उसमें से जब मैं सिलेबस देखता हूँ मैथ का और इसके साथ फिर दोस्तों रीजनिंग का, हिंदी और इंग्लिश का, तो उसमें टॉपिक तो है बहुत कम, 10 से 12 टॉपिक हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछ रहा है 30 से ज़्यादा टॉपिक से। जितने भी पेपर हमने लिए एसएससी जीडी के, तो उसमें देखा गया कि जो टॉपिक सिलेबस में थे ही नहीं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। अब सिलेबस में जब मैं हिंदी की बात करता हूँ केवल 12 टॉपिक हैं और 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं हिंदी के, लेकिन उन 12 टॉपिक के अलावा भी आपको 18 टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप एसएससी जीडी का। ये भी सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा सिलेबस है, चाहे वो यूपीएसआई का है या इसके बाद किसी का पेट का एग्जाम है या किसी का टेट का एग्जाम है, किसी दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनके अलावा भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं अगर यूपीएसआई की बात करूँ तो यूपीएसआई के सिलेबस में कहीं भी गुण शब्द शक्ति के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है, भाव पलवन के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यूपीएसआई में एक क्वेश्चन भाव पलवन का आया है, शब्द शक्ति के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग पेपर में और गुण का क्वेश्चन आया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काव्य के अंदर हमें रस छंद अलंकार के अलावा शब्द शक्ति और गुण को भी पढ़ना है। रस छंद अलंकार के क्वेश्चन तो आई थे, वो ठीक है, सबको पता है, लेकिन शब्द शक्ति वाला क्वेश्चन कौन करेगा? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, और वो मेंशन इसलिए नहीं करता कि उसने वहाँ पे लिख दिया रस छंद अलंकार, और ये शब्द शक्ति और गुण रस छंद अलंकार से ही संबंधित टॉपिक है। तो एसएससी जीडी के अंतर्गत नहीं लिखा है तत्सम तद्भव, लेकिन हर बार तत्सम तद्भव का क्वेश्चन है। रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम से कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति तद्भव से कीजिए। जब तत्सम तद्भव सिलेबस में पढ़े ही नहीं बच्चे तो करके कहाँ आएंगे? आपके हर किसी के सिलेबस में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाला टॉपिक है, लेकिन वहां पर जब हम लेखपाल की बात करते हैं तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, लेकिन वहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन वे टॉपिक है नहीं। तो बिना आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात लिंग वचन कारक चिन्ह जो चल रहे हैं आपके और विराम चिन्ह, इनके बिना आप वाक्य में शुद्ध और अशुद्ध नहीं बता सकते। तो इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आप वो सिलेबस लिखो जो आपने जिस भर्ती में फार्म भरना है या भर चुके हो, और उसने अपनी साइड पे मेन साइड पे जो सिलेबस दिया है उसको अपनी हेड है उसको प्रिंट नहीं निकालना होता, चाहे आप कितने भी मैच्योर हो, आपने ग्रेजुएशन की हो या एमए किया हो, आपने एमएससी किया हो या आप एमटेक हो। पहला काम है हाथ से लिखने का, क्योंकि पीछे बहुत सारे लॉजिक है, वो सारी चीजें चर्चा नहीं होती। हर किसी को शादी करनी, लेकिन शादी क्यों करनी है सबका एक ही आंसर होता है कि बच्चे करने हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं बताता बुढ़ापे में सारा वही बनेगी, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा, ठीक है। जब आदमी टेंशन में होता है तो दोनों मिलकर उस टेंशन से बाहर आ जाते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। जीवन को बहुत सरलतम जो है सही अच्छे लेवल में जीने के लिए शादी करना जरूरी है, ठीक है। अब वहाँ बहुत सारे कूतर लेंगे जिनकी शादी नहीं, क्या उनका जीवन नहीं चल रहा है, वो समझ नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। जिनके बच्चे नहीं है तो वो बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, जिनकी शादी नहीं है वो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, बेशक वो मदर के पास बहन के पास रही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ के पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, अब उनमें से एक दो लॉजिक सामने आ जाता है, बाकी सब बैकग्राउंड में रहते हैं। तो ऐसे ही आपसे मेरी गुजारिश है, जब तक आप अपने सिलेबस को अपनी खुद की हैंड राइटिंग में नहीं लिखोगे, क्योंकि बख्तम से और देखने से ज़्यादा बड़ा लिखतम होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है उसमें लिख कर चीज़ों को रखना, लिख कर चीज़ों को देखना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप वो सिलेबस नोट कीजिए जो आपका सिलेबस किसी पर्टिकुलर उस भर्ती बोर्ड के द्वारा, उस संस्था के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है दिया गया, और उसके बाद में फिर साइड में एक और सिलेबस लिखिए कि किस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके पेपर में जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो पहले पेपर हो चुके हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सर जी फला सिलेबस बता दीजिए। तो यहाँ जो चीज़ें चल रही है ना, आपके सिलेबस में जो टॉपिक नहीं है मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, उसके आधार पर चीज़ों को आपको करना है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोज कुछ ना कुछ सीखना है, रोज नए नए टॉपिक से आपको फ्री होना है। तो इसमें 3 कंडीशन आ गई कि जो वस्तु पदार्थ दान दक्षिणा दीक्षा भीख भिक्षा भेंट गिफ्ट उपहार के रूप में जिसको दी जाए वो भी क्या होता है, संप्रदान कारक। और इसके बाद है संप्रदान कारक जो वस्तु पदार्थ रुचिकर लगे, जो वस्तु पदार्थ रुचिकर हो उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक की 4 कंडीशन है, और इन 4 कंडीशनों को प्रूव करने के लिए हम यहाँ कुछ सेंटेंस रखेंगे। वो सेंटेंस देकर आपसे पूछेगा, कई बार वो स्टेटमेंट ही दे देता है, निम्नलिखित में से संप्रदान कारक से संबंधित कौन सा कथन तर्कसंगत नहीं है, संगत नहीं है। तो ये आपको एक कमेंट को एक बार ही करना है, आपको एक से ज़्यादा बार नहीं करोगे, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इन सेंटेंस के माध्यम से चीज़ों को सीखना। राम ने रावण को सीता के लिए मार। दूसरा, राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई। मोहन माता जी के लिए दवाई लेकर आया। हम सब सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में, सेठ जी ने
सेठ जी ने गरीबों में मच्छरदानी बांटी। सेठ जी ने गरीबों में मच्छरदानी बांटी। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की। अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में सहायता दी। क्लियर जी। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। आपको बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं। ये आप ध्यान रखना है। अभी सारी कंडीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, जी जी जी, बहुत से नहीं आए होंगे कि सारे आए होंगे। पर्थ उपाध्याय यूपी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है, इनका पेपर अच्छा हुआ है, आपका कमेंट बता रहा है। ठीक है जी। रीज़न क्या है ना, आप लोग किसी भी चीज़ को केवल एक बार पढ़ के आगे निकल जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब आप मेरे से पहली बार पढ़ते हो तो उस समय आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें चल रही होती है। जिस तरीके से आपने पहले से जो प्रीवियस नॉलेज, जो अचीवमेंट आपका था, वो आपको नई चीज़ों के साथ जुड़ने नहीं देता, सीखने नहीं देता। अगर आप मेरे किसी बैच को आप 2 बार कंप्लीट कर लो, एक बार आपने लाइव रहकर एक बार आप दोबारा से सुन लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी भी एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे वे सारे के सारे क्वेश्चन आप सही नहीं करके आओगे, बल्कि उसकी आंसर की खुद तैयार करोगे। बहुत सारे बच्चे हैं जब बहुत पेपर दे के आते हैं तो जो आंसर की का वेट करते हैं, तो इसका मतलब उसकी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है। ठीक है, वो तुक्के से कुछ क्वेश्चन करके आया, उनको वो मान के चल रहा है कि ये मेरे सही निकला है किसी तरह। और सच्चाई ये है, जब आप किसी एक टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को लॉजिकली आप सीख जाओ, तो उसके बाद पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसका लॉजिकली आंसर आपको पता होगा, उसका सॉल्यूशन आपको पता होगा, आंसर की भी उस पूरे पेपर की आप ही बनाओगे। आप आंसर की का वेट नहीं करोगे, आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, वो इस वजह से गलत हो गया, इसका लॉजिक ये, सॉल्यूशन सी है, मेरा ये सही है, इसका सॉल्यूशन ये है। वो तैयारी होती है, और ऐसी तैयारी हर भर्तियों में हजारों बच्चों की होती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हिंदी को पढ़ना था पहले, कभी पढ़ा नहीं है ढंग से, ये टॉपिक मेरा हो गया खत्म। जबकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे केवल 50-60% ही चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, कुछ बच्चे 75 से लेकर 80-90% कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें 100% तब होगी जब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ोगे, क्योंकि जब दोबारा पढ़ोगे तब वो चीज़ आपकी अपनी बनेगी। अभी तो आप उससे वाकिफ़ हुए हो, और जब चीज़ें उसको वाकिफ़ हुए फिर इंप्लीमेंट करोगे उसको अलग अलग जगह, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इधर उधर की बातें ना करके पढ़ाते समय आपको तमाम उन पहलुओं पे मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ जिसकी वजह से आप वहाँ क्वेश्चन गलत करते हो या मार खाते हो। ये 10 सेंटेंस मैंने लिया, और 4 जो स्टेटमेंट हैं, इन 4 स्टेटमेंट को ये पूरा कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो संप्रदान कारक का पहला क्वेश्चन बना कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक में। दूसरा क्वेश्चन बना यहाँ पर इसके अंतर्गत परसर्ग कारक चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं वो के लिए का करते हैं, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर कार्य किसके लिए हुआ है, कार्य हुआ है सीता के लिए, यहाँ कार्य किसके लिए हुआ है, बहन के लिए, यहाँ कार्य किसके लिए हुआ है, माता जी के लिए, यहाँ कार्य किसके लिए हुआ, सरकारी नौकरी के लिए। तो पहले 4 सेंटेंस आपकी पहली कंडीशन को पूरा करते हैं। तो राम ने रावण को किसके लिए मारा, सीता के लिए। राधा ने किसके लिए साड़ी लाई, बहन के लिए। ठीक है, मोहन किसके लिए दवाई लाया, माता जी के लिए। हम सब किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ कार्य किसके लिए हो रहा है, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, राधा ने अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, बहन के लिए साड़ी लाई, मोहन माता जी के लिए दवाई लेकर आया, हम सब सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको इसमें यह ध्यान रखनी है कि इसमें आपका के लिए कारक चिन्ह भी आ गया, इसमें भी के लिए कारक चिन्ह है, इसमें भी के लिए कारक चिन्ह है, और इसमें भी जिसके साथ कारक चिन्ह लगे होते हैं कारक उसी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कारक चिन्ह कहीं है ही नहीं, और के लिए का प्रयोग यहाँ, इसमें भी के लिए का प्रयोग यहाँ, इसमें भी के लिए। अब इसमें यहाँ को का भी प्रयोग है तो कर्म कारक, इसमें यहाँ के ने का प्रयोग है तो कर्ता। तो अगर वो अंडरलाइन करके इस पूरे सेंटेंस में पूछ रहे हैं कि रावण में बताइए जी कौन सा कारक है, तो आप कहोगे रावण के साथ को लगा है, कर्ता ने कर्म को, तो रावण कर्म कारक है। आपसे अंडरलाइन करके पूछ रहे हैं राम में बताइए जी कौन सा कारक है, इसी सेंटेंस को देता है।
अब ये नहीं कहोगे संप्रदान कारक है, वो अंडरलाइन कर रहा है, फिर आप उसी में बताओगे। तो राम को अंडरलाइन कर रहा है तो राम कर्ता कारक है, रावण को अंडरलाइन कर रहा है रावण कर्म कारक है, सीता को अंडरलाइन कर रहा है तो सीता संप्रदान कारक है। उसने किसी को अंडरलाइन नहीं किया है, उसने किसी भी शब्द को रेखांकित नहीं किया है, वो पूरे सेंटेंस में पूछ रहा है, पूरे सेंटेंस में। यहाँ पर जो प्यार दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रधानता है वो किसकी है? सीता की, क्योंकि कार्य यहाँ सीता के लिए। यहाँ कारक इसमें भी एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हे बच्चों या हे छात्रों, राम ने रावण को लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा था, इसमें सारे कारक आ गए। और कारक की डेफिनेशन क्या थी? कारक की डेफिनेशन थी जिसका क्रिया से निकट संबंध हो वो कारक, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो वो कारक है। तो यहाँ कार्य किसके लिए हुआ था? सीता के लिए, इसलिए संप्रदान कारक है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी? जिसको कोई वस्तु पदार्थ स्वेच्छा से दिया जाए, जिसको कोई वस्तु या पदार्थ स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, तो कारक नहीं, जो स्वेच्छा से कोई वस्तु या पदार्थ दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? संप्रदान। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, तो राजा ने स्वेच्छा से वस्तु दी, और वस्तु किसको दी गई? वस्तु दी गई यहाँ ब्राह्मणों को, इसलिए ब्राह्मणों में संप्रदान कारक। सेठ ने गरीबों में मच्छरदानी बांटी तो स्वेच्छा से बांटी है, गरीबों ने नहीं कहा था कि मच्छर काट रहे हैं तो मच्छरदानी दो। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, तो पड़ोसी देश होने के चलते जब नेपाल में काठमांडू में भूकंप आ गया तो भारत ने पड़ोसी देश का धर्म निभाया, अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाया, नेपाल को आर्थिक मदद दी। अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता दी, उनकी अपनी अंदर खाने डील है, उनका अपना देश है। तो यहाँ पे यूक्रेन को, नेपाल को, गरीब और ब्राह्मणों को अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से यहाँ पे सहायता दी गई है, मदद की गई है। इसीलिए प्यार दोस्तों ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हुई, जिसको कोई वस्तु पदार्थ स्वेच्छा से दिया जाए। अमेरिका, नाटो के सारे देश यूक्रेन को स्वेच्छा से हथियार सप्लाई कर रहे हैं रूस के खिलाफ, यूक्रेन को खड़ा करने के लिए, अर्थात युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे ही प्यार दोस्तों यहाँ पे सेठ जी के पास पैसे थे, ठीक है, उसको पुण्य कमाना था, इसलिए सेठ जी ने गरीबों को मच्छरदानी बांटी। ठीक है, अगर यहाँ झगड़ा भी हो जाएगा राजा और ब्राह्मणों का, सेठ जी गरीबों का, भारत नेपाल का, तो वो आर्थिक मदद, वो सहायता या वो गाय, वो मच्छरदानी वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि जो वस्तु एक बार स्वेच्छा से दी जाती है उसको वापस मांगने का अधिकार उसको नहीं रहता है जो वस्तु को देता है। ऐसे ही कई घटनाएं समाज में आती है, जैसे दहेज वाला जो काम है, ठीक है, कई बार लड़के जो है दहेज मांगते हैं लड़की वाले से, तो उसके बाद उनका विवाद हो जाता है, तो कोर्ट भी ये पूछता है कि आपने जो ये उपहार के रूप में जो वस्तु पदार्थ दिया था ये स्वेच्छा से दिया था कि आपसे मांगा गया था। अगर लड़की वाले पक्ष या लड़की इस बात को साबित करते कि इन्होंने मांगा था तो वास्तव में वो दहेज अधिनियम के अंतर्गत आएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन लड़के वाला पक्ष अगर ये कहे कि हमने डिमांड नहीं की थी, हमने मांग नहीं की थी, इन्होंने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ये उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में सामान या पैसे जो भी है वो आपने दिए थे, तो फिर प्यारे दोस्तों फिर उसको मांगने का अधिकार आपका नहीं होता। आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल को राहुल नामक एक बिजनेसमैन ने एक ब्लू रंग की वैगन कार दिल्ली के अंदर दी थी, क्योंकि उनका बंबई में बिजनेस है। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए थे प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव के साथ। तो राहुल ने जब वो वैगन कार दी थी तो उसी में वो स्टार्टिंग में घुमा करते थे ब्लू रंग की वैगन कार में अरविंद केजरीवाल। लेकिन जब प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया केजरीवाल के द्वारा, तो वहां फिर राहुल भी बाहर हो गए, क्योंकि वो उन्हीं के दोनों के चलते पार्टी को ज्वाइन किए थे। तो राहुल ने मीडिया के सामने आके बोला था कि मेरी जो वैगन कार है 10 लाख रुपया जो पार्टी फंड में मैंने डोनेशन दिया है वो मुझे वापस किया जाए। तब IBN 7 के एक एंकर हुआ करते थे आशुतोष, वो उस समय आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी भी थे और उनके प्रवक्ता भी थे। तो उन्होंने न्यूज चैनल पे आके बोला था कि स्वेच्छा से दी गई किसी वस्तु को वापस मांगने का अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो वस्तु स्वेच्छा से दी जाती है, आप किसी के बर्थडे पे गए 4-5 हज़ार की वस्तु लेकिन, ठीक है, खुश हो गए कि मैं बहुत महंगा गिफ्ट लेके जा रहा हूँ और सामने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ गए आपने देखा कि आपका गिफ्ट लेके उसने चुपचाप रख लिया, आपको ना पानी का पूछा, ना नाश्ता का पूछा, ना चाय को पूछा, और आप मुंह फुला के वहाँ पुप्पा हो गए, और उसके बाद आप आते हो। तो जब आप उसको दोबारा से मिलते हो उस प्रोग्राम के खत्म होने पे, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि 5 हज़ार का मैंने गिफ्ट आपको दिया था, मेरा वो वापस कर देना, क्योंकि दान में दी गई, दक्षिणा में दी गई, दीक्षा में, भीख, भिक्षा, भेंट, गिफ्ट, उपहार में दी गई वस्तु को वापस नहीं मांगा जाता। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो आप मुझे दक्षिणा के रूप में BMW कार दोगे, तो BMW जो गाड़ी आप मुझे दक्षिणा के रूप में दोगे, और कल को मैं आपका फोन ना उठाऊं, ठीक है, या आपसे बात ना करूं, ठीक है, या आपसे मिलने ना आऊं, तो आप वो दक्षिणा में दी गई BMW कार वापस नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए जो स्वेच्छा से वस्तु दी गई है तो वो उसी के पास जाएगी जिसको आपने वस्तु दी है। तो यहाँ पे जो भी वस्तु दान में दी गई है, यहाँ ब्राह्मणों ने, प्यारे दोस्तों, राजा ने ब्राह्मणों को गाय जो है दान में दी। अब ब्राह्मण और राजा का झगड़ा हो जाएगा तो राजा अपनी गाय वापस नहीं मांग सकता, क्यों? क्योंकि वो दान में दी गई है। सेठ जी ने मच्छरदानी को जो दी गई है वो भी दान में दी गई है। बाद में नेपाल की जो आर्थिक मदद की वो पड़ोसी होने के चलते की, अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में जो सहायता पहुंचाई, उस सहायता के बदले अमेरिका यूक्रेन से कुछ मांग नहीं सकता है। इसलिए जब भी किसी की सहायता की जाएगी, ध्यान रखना है, जब भी किसी की सहायता की जाए, जब भी मदद की जाए, जब भी कोई वस्तु दान, दक्षिणा, भेंट, उपहार के रूप में दी जाए, तो जिसको वो वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। यहाँ वस्तु जो दी गई है प्यारे दोस्तों वो ब्राह्मणों को दी गई है, गरीबों को दी गई, नेपाल को दी गई, यूक्रेन को दी गई। इसलिए यूक्रेन, नेपाल, गरीब और ब्राह्मणों में संप्रदान कारक है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो जो वस्तु रुचिकर होती है, जो वस्तु आपको अच्छी लगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। और ये है प्यारे दोस्तों आपकी चौथी कंडीशन, जो वस्तु पदार्थ रुचिकर हो उसमें भी संप्रदान कारक है। तो मुझे गाजर का हलवा पसंद है तो गाजर के हलवे में संप्रदान कारक है। आपको बेसन के लड्डू पसंद है तो बेसन के लड्डू में संप्रदान कारक है। तो जो वस्तु रुचिकर हो, जो वस्तु आपको अच्छी लगे, जो वस्तु आपको पसंद हो, तो उसमें भी संप्रदान कारक होता है। क्योंकि यहाँ पसंद है, यहाँ अच्छे लगने की बात है, पसंद और अच्छा लगना रुचिकर ही कहलाता है। अर्थात यहाँ गाजर का हलवा और बेसन के लड्डू इन दोनों में संप्रदान कारक है। कई बार वो खुद पूछेगा कि इसमें राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है।
ये संप्रदान कारक से संबंधित है, लेकिन संप्रदान कारक किसमें है? ऑप्शन 1 राजा में, ऑप्शन 2 ब्राह्मणों में, ऑप्शन 3 गाय में, ऑप्शन 4 दान में। तो ज्यादातर बच्चे तो दान करके आएंगे या गाय, जबकि इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका ब्राह्मण। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि कई बार वो खुद ही कहेगा कि ये संप्रदान कारक का सेंटेंस है, लेकिन संप्रदान कारक किसमें है? राजा में, ब्राह्मण में, गाय में या दान में। संप्रदान कारक किसमें है? सेठ में, गरीब में, मच्छरदानी में या बांटने में। तो आप कहोगे यहाँ पर जिसको वस्तु दी गई उसमें संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। ये पहली कंडीशन में लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये प्यारे दोस्तों था आपका संप्रदान कारक। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। जिसके लिए ऐप पे अपडेशन का काम चल रहा है, अभी भी अगर कोई दिक्कत है किसी को, जो पुरानी वीडियो है आपकी नहीं चल रही हो, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रही हो, ठीक है, या सीक्वेंस में आपकी सारी क्लासें नहीं आई हो, तो समय रहते वो सारी चीज़ें अपने आप सीक्वेंस में आ जाएगी, उस पर काम कर रहे हैं अभी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ हर टीचर आप अपनी क्लास में बताते हैं, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, और यहाँ तक कि आपके पास मैसेज भी पहुँचा है। तो नोटिफिकेशन हम एक साथ बल्क में बच्चों के पास पहुंचाते हैं जब हम ऐप पे अपडेट का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्लासों में कुछ दिक्कतें आती हैं। आप न तो वो नोटिफिकेशन पढ़ते हो, वो मैसेज पढ़ते हो, ठीक है, साथ के साथ जब क्लास में टीचर बताते हैं वो नहीं सुनते हो, और दे दनादन दे अपना जो है मैसेज करते रहते हो। सर जी मेरी क्लास में दिक्कत आ रही है, सर जी मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, सर जी मेरी तो क्लास गायब हो गई जी, छूमंतर हो गई जी। अरे वो सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल टीम को पता है, वो सारे जो है टेक्निकल टीम हमें भी मैसेज करती है, सर जी बच्चों को ये मैसेज आप दे देना। और मैंने पहले ही परसों आते ही सबसे पहले यही कहा कि ऐप पे अपडेट का काम चल रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आएगी, समय रहते उसको चीज़ों को दुरुस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में एडमिशन होने की वजह से हमारे ऐप पे बार बार लोड बढ़ रहा है। उसका रीजन ये है कि जो दूसरी जगह बच्चे पढ़ते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, एक बड़ी संख्या में बच्चों ने मुंह किया कैरेबिल की तरफ। उसका रीजन है कि कैरेबिल से रिजल्ट आते हैं हजारों की संख्या में हर महीने, हर साल। वो पहले हमारा फोकस केवल पढ़ाने पे था, इधर उधर के नोटंकी करने पे नहीं था। अब थोड़ी सी नोटंकी हमने भी शुरू कर दी है, इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया तमाम बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ, मीटअप शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दूसरे बच्चों को पता चल रहा है कि वास्तव में यहाँ अच्छी टीम है सब्जेक्ट वाइज, और इनका लेवल अलग है बाकी लोगों से ये। तो इसलिए जब दूसरे किसी प्लेटफार्म का एकदम से एक धारा प्रवाह रहती है, और बहुत अधिक संख्या में बच्चे जब शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे की साइड में, अब जैसे अनअकैडमी की हालत खराब है, बायजूज ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, ठीक है, अड्डा 224 कुछ नहीं बचा ही नहीं कुछ है, पर्टिकुलर किसी 1-2 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, बाकी सेगमेंट छूट गए हैं। राजस्थान के कई बड़े प्लेटफार्म हैं, उत्कर्ष फिजिक्स वाले के साथ जब चला गया तो उधर से बच्चों का मोह भंग हुआ। तो कैरेबिल के पास ना किसी की फंडिंग है, ना किसी के साथ किसी की पार्टनरशिप है, तो कैरेबिल टीचरों के द्वारा खड़ा किया गया एक बड़ा प्लेटफार्म है। और अभी कैरेबिल के पास बहुत सारे बच्चे वो आए हैं जो दूसरे प्लेटफार्म पे पढ़ रहे हैं। और हमें कैसे पता चलता है? वो पता चलता है जब वो हमारी काउंसलर से वो कॉल करते हैं कि मुझे स्पेशल बैच में जाना है या टारगेट बैच में जाना है, इसका बैच कब आएगा, उसका बैच ही आएगा, मैं वहाँ पढ़ता था, वहाँ मेरी समझ में नहीं आया, क्या ये यहाँ समस्या मेरी दूर होगी? फिर बच्चों के कमेंट आते हैं क्लास के अंतर्गत। तो इसकी वजह से बीच में आपने देखा होगा जब लोड ज़्यादा था 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हमारी किसी भी टीचर की क्लास नहीं होती थी, क्योंकि एकदम से बहुत सारे बच्चे जुड़े, एकदम से बहुत सारे बच्चे लाइव आने लगे। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जब अधिक संख्या में, ठीक है, एक साथ बहुत सारे बच्चे विजिट करते हैं तो वो चीज़ें क्रैश कर जाती है। अब उसको क्रैश कर जब वो हो गई तो उसको संभालने में हमें थोड़ा सा वक्त लगा, समय लगा, लगभग 80% चीज़ें हमने सही कर ली है। 1-2 दिन में बाकी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये संप्रदान कारक की आपकी क्या है, 4 कंडीशन जो हमने आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाई। इसके बाद 5वां कारक का जो भेद है वो है आपका अपादान कारक। और अपादान कारक में जो विभक्ति होती है वो होती है पंचमी विभक्ति। और सर्ग जिसको हम कारक चिन्ह कहते हैं वो है से अलग होना। तो क्या है जी? से अलग। अब अपादान कारक कहाँ होगा? जिस आधार उत्पत्ति स्थान से कोई वस्तु पूर्णतः अलग हो जाए वो क्या कहलाते हैं? अपादान कारक। जिससे डर अर्थात भय लगता हो। तीसरा, जिससे रक्षा की जाए। जिससे रक्षा की जाए, वहाँ पे भी क्या होता है? अपादान कारक। जिससे तुलना की जाए,
जिससे जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, जिससे संस्कार सीखे जाएं, वो भी अपादान कारक। 8वीं कंडीशन, जिससे लज्जाया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिससे लज्जाया जाए, शर्माया जाए, अपादान कारक। जिस तिथि, दिन, महीने, जिस तिथि, दिन, महीने, वर्ष से कार्य का आरंभ होना, जिस तिथि, दिन, महीने, वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाए, वो भी क्या कहलाते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक प्यारे दोस्तों केवल वहाँ नहीं होता जिससे पृथकता हो। तो यानी कि अपादान कारक की जो स्थिति है वो अलगाव में है, पृथकता में। तो से अलग होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ से अलग होने का अर्थ हुआ पृथकता। से अलग होने का मतलब हुआ अलगाव। यानी कि जो अलगाव की स्थिति है, पृथकता की स्थिति है, वो किसकी होती है? अपादान कारक की होती है। वो किसकी होगी? अपादान कारक की। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखिए आप, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तीसरा, बंदर छत से कूद गया। दिल से बाहर निकला। मोहन घर से बाहर पड़ा है। मिलेगा। मेरा घर आपके घर से 500 किलोमीटर दूर। मेरठ की दूरी दिल्ली से 60 किलोमीटर है। इन सब में क्या है कि अलगाव है, इन सब में पृथकता है। इन सब में क्या है? अलगाव है, पृथकता है। तो पांचवा जो हमारा भेद है कारक का, वो क्या है? अपादान कारक। और ये जो अपादान कारक है, इसे क्या कह रहे हैं हम? पृथकता। इसको क्या कह रहे हैं हम? अलगाव। इसको क्या कह रहे हैं हम? दुख। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका हिमालय है। ये क्या है? आपका हिमालय है। इस पे हरी हरी घास है। अब बर्फ पड़नी शुरू हो गई इस हिमालय पे। इस पे हिमालय पे क्या हो गई? शुरू बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अब इस बर्फ ने इस हरी हरी घास को ढक दिया। ठीक है जी। अब ये बर्फ पड़ गई भयंकर। अब ये जो बर्फ पड़ी है, इसके बाद यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ। ये बर्फ का सूरज निकल गया, ये पानी बहना शुरू हो गया और ये पानी पहुंच गया आपका समुद्र। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्या इस पानी का इस हिमालय से कोई संबंध है? इस हिमालय से इस पानी का कोई संबंध है? गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये आपकी गंगा है और ये गंगा का पानी कुछ समय के बाद समुद्र में पहुंच गया। तो क्या इस समुद्र के पानी का इस हिमालय से कोई संबंध है? क्या ये जो गंगा निकल रही है, इसका इस हिमालय से कोई संबंध है? तो जब प्यारे दोस्तों ये बर्फ जो थी, सूरज निकलने के बाद में ये बर्फ घुलनी शुरू हो गई, तो पानी के रूप में होगी। अब इसने हिमालय अपने उत्पत्ति स्थान, अपने जन्म स्थान, अपने आधार को छोड़ना शुरू कर दिया। और जब छोड़ना शुरू कर दिया तो ये क्या हो गया? अलगाव, पृथकता हुई। अब इस पानी का इस हिमालय आधार से, उत्पत्ति स्थान से कोई संबंध नहीं रहा, ये अलग हो गया। ये पानी वापस नहीं चला जाएगा हिमालय में। तो इसीलिए यहाँ आपको ध्यान, गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान कारक का सेंटेंस है। लेकिन अपादान कारक किस में है? क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बात ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। लेकिन अपादान किस में? ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 हिमालय, ऑप्शन 3 निकलना, ऑप्शन 4 सभी में।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जिस आधार से कोई वस्तु अलग होती है, और वो आधार क्या है? वो आधार है हिमालय। ऐसे ही यहाँ पेड़ आधार है, उत्पत्ति जन्म स्थान है। यहाँ छत आधार है जिससे वो अलग हुआ। यहाँ बिल वो आधार उत्पत्ति स्थान है जहाँ से वो निकला। यहाँ घर आधार है, यहाँ घर आधार है। यहाँ मेरठ की दूरी दिल्ली से 60 किलोमीटर है, तो यहाँ मेरठ आधार है, तो मेरठ की दूरी दिल्ली से 60 किलोमीटर है। सॉरी, यहाँ दिल्ली आधार है क्योंकि दिल्ली से वो पूछ रहा है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ दिल्ली क्या है? आधार है। दिल्ली से दूरी बता रहा है मेरठ की, इसीलिए यहाँ दिल्ली। इसका मतलब है यहाँ हिमालय, पेड़, छत, बिल, घर दिल्ली में अपादान कारक। दूसरा, कैसे पहचान करोगे? जिसके साथ कारक चिन्ह आया हो, तो कारक चिन्ह किसके साथ है? हिमालय के साथ, पेड़ के साथ, कारक चिन्ह छत के साथ, कारक चिन्ह बिल के साथ, कारक चिन्ह घर के साथ, कारक चिन्ह घर के साथ, कारक चिन्ह दिल्ली के साथ। जिसके साथ कारक चिन्ह आया है से अलग होने, से का प्रयोग करण में भी कर रहे थे साधन। मैंने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, तो अभी से का प्रयोग कुल्हाड़ी के साथ हो गया, तो कुल्हाड़ी साधन का काम कर रही है, उसको काटने का काम कर रही है। तो से का प्रयोग, से कारक चिन्ह परसर का प्रयोग दो कंडीशन में कर रहे थे, एक करण कारक में साधन के रूप में, और एक अलगाव की पृथकता की स्थिति में अपादान कारक में। तो जब से का प्रयोग पृथकता अलगाव की स्थिति में हो तो उस कंडीशन में वो अपादान कारक है, और जब से का प्रयोग साधन करण के कारण हो तो वो अपने आप में करण के रूप में वहाँ पे काम करता है, साधन के रूप में काम करता है, तो वहाँ करण कारक होता है। क्लियर? तो करण कारक और अपादान कारक में से की अगर भूमिका समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी। तो यानी कि जब हम से का प्रयोग पृथकता के लिए करेंगे, अलगाव के लिए करेंगे, दूरी को बताने के लिए करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अपादान कारक। ये सातों के सातों कंडीशन कौन सी थी? ये सातों की सातों कंडीशन थी पहले वाली, जिस आधार उत्पत्ति स्थान से कोई वस्तु पूर्णतः अलग हो जाए। तो पूर्णतः अलग होने का मतलब क्या है? कि आप सेकंड फ्लोर पे हो और अभी थोड़ी देर पहले पोछा लगाया गया, घर में झाड़ू पोछा हुआ, पानी पड़ा हुआ है सीढ़ियों पे, आप सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहते हो, तो जैसे ही आप सेकंड फ्लोर से चले, सीढ़ियों पे आपका पैर स्लिप हो गया, और पैर स्लिप हो गया, आप फर्स्ट फ्लोर पे आके रुक गए, तो अपादान कारक नहीं होगा। जब आप सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे रोड पे बाहर नहीं आ जाते ऐसे करके, तब तक अपादान कारक नहीं है, क्योंकि आपने अभी आधार को छोड़ा ही नहीं। सेकंड फ्लोर की जो सीढ़ी थी वो फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से जुड़ी हुई है, और ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर जो सीढ़ी गई है, जो जीना गया है, वो पूरा एक ही आधार है, अलग अलग नहीं है। और जब तक आपका उस आधार से कोई अटैचमेंट है, कोई टच है, तब तक अपादान कारक नहीं होगा। मोहन घोड़े से गिरा, अपादान कारक है, लेकिन घोड़े से गिरते समय पूंछ हाथ में आ गई और घोड़े के साथ जा रहा है भाग के, अपादान कारक नहीं है। जब घोड़ा 500 मीटर आगे हो और मोहन 500 मीटर पीछे पड़ा हो, तब अपादान कारक होगा। कुर्सी से गिरते समय अगर व्यक्ति का हाथ पैर उस कुर्सी से टच में है तो अपादान कारक नहीं होगा। जब कुर्सी अलग, व्यक्ति अलग, तो क्या कहलाता है? अपादान कारक। इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया पूर्णतः अलग हो। पूर्णतः अलग होने का मतलब क्या हुआ? कि उससे आधार से, उस उत्पत्ति स्थान से, उस जन्म स्थान से उसका कोई भी टच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसमें हमने सेंटेंस प्रयोग किया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अगर वो पेड़ की जो टहनी है, डाली है, उससे पत्ता टूट के पेड़ में रह गया तो भी अपादान कारक। जमीन पे पत्ता आ गया तो अपादान कारक है ही, लेकिन जिस टहनी पे वो पत्ता था, जिस डाली पे वो पत्ता था, अगर उसने अपनी डाली को छोड़ दिया और मकड़ी के जाले की वजह से पेड़ में या किसी बड़े आधार की वजह से वो पत्ता पेड़ पे रह जाता है, तो भी अपादान कारक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना उत्पत्ति स्थान छोड़ दिया है, उसने अपने आधार को छोड़ दिया है जिस पर वो टिका था, जिससे वो जुड़ा था। तो जब जब आप अपने उत्पत्ति स्थान आधार को छोड़ दोगे, जब जब आप अपने गांव को छोड़ के बाहर आके पढ़ाई करोगे, तो वो अपादान कारक होगा। और जब आप घर को छोड़ के गांव में ही रहोगे तो गांव आपका आधार है, तो अपादान कारक नहीं कहलाएगा। अगर आप दूसरे गांव की लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करोगे, दूसरे शहर में जाके पढ़ाई करोगे, तो वो अपादान कारक होगा। लेकिन आप गांव में रह के गांव की लाइब्रेरी में पढ़ाई करोगे तो वो अपादान कारक नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने उत्पत्ति स्थान, अपने आधार को नहीं छोड़ा। जिससे डर अर्थात भय लगे वो भी क्या कहलाता है जी? अपादान कारक कहलाता है। जैसे लड़की चूहे से डरती है तो अपादान कारक होगा। जिससे रक्षा की जाए, आप मेरी शेर से या मम्मी पापा से रक्षा करो, आप मेरी शेर से रक्षा करो, ये भी क्या है? जिससे तुलना की जाए, मीरा राधा से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ दो के बीच में तुलना होगी। जिससे प्रेम किया जाए, शहर की लड़की कुत्तों से प्रेम करती है। जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या ग्रहण की। जिससे संस्कार सीखे जाएं, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं। तो यहाँ माता पिता में क्या है जी? अपादान कारक। जिससे लज्जाया जाए, गीता अपने
ससुर से लज जाती है जिससे शर्माया जाए। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। जिस तिथि दिन महीने से कार्य का आरंभ होना पाया जाए। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच 3 जुलाई 2025 को प्रारंभ होगा। तो इसमें तिथि भी आ गई, महीना भी आ गया, सन भी आ गया और कार्य का आरंभ होना, प्रारंभ होना भी आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? अपदान कारक। तो यहाँ पर क्या है? जिससे डर लगे। तो लड़कियाँ किससे डरती है? चूहे से। चूहे में अपदान है। आपकी रक्षा किससे करनी है? शेर। शेर में अपदान है। मीरा राधा से अधिक बुद्धिमान है, तो मीरा राधा से तुलना हो रही है, राधा में अपदान कारक। शहर की लड़कियाँ कुत्तों से प्रेम करती है, कुत्तों में अपदान कारक। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखी, द्रोणाचार्य में अपदान कारक। बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, माता पिता में अपदान कारक। जिससे लज्जाया जाए, ससुर से लज जाती है, ससुर में अपदान कारक। जिससे शर्माया जाए, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, जो घर पे आपके पहली बार दूसरी बार आए हो। छोटे बच्चे शर्मा के रसोई में या ऊपर नीचे भाग जाते हैं कहीं। जिस तिथि दिन महीने वर्ष से कार्य आरंभ हो, 3 जुलाई 2025 से कार्य का आरंभ होना पाया गया, इसलिए अपदान कारक। कारक कहाँ होगा? जहाँ कारक चिन्ह लगे होंगे। कारक चिन्ह कहाँ लगे हैं? यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है चूहे के साथ, यहाँ से का प्रयोग हुआ है शेर के साथ, यहाँ से का प्रयोग राधा के साथ, यहाँ से का प्रयोग कुत्ते के साथ, यहाँ से का प्रयोग द्रोणाचार्य के साथ, यहाँ से का प्रयोग माता पिता के साथ। बाकी कोई कारक चिन्ह है ही नहीं इसमें। यहाँ से का प्रयोग ससुर के साथ, यहाँ से का प्रयोग अपरिचितों के साथ, ठीक है। और इसमें यहाँ है नहीं, तो इसमें कंडीशन अप्लाई करोगे आप। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच 3 जुलाई 2025 से आरंभ होगा। वो के स्थान पे से का प्रयोग कर लेंगे। से प्रारंभ होगा, जिसे प्रारंभ होगा, ये 2025 से आरंभ होगा, ठीक है जी। तो ये आप पहचान सकते हो 2 तरीके से, एक तो कारक चिन्ह के आधार पर और दी गई कंडीशन के आधार पर। तो ये था जी आपका अपदान कारक। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 10 की 10 कंडीशन आपको समझ में आई होगी। जिसको समझ में नहीं आई उसका बस एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि वो पहली बार अपदान कारक की इतनी सारी कंडीशन एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वो केवल रट्टा मारा हुआ था किताबों से, ठीक है। संबंध कारक, तो छठा क्या है जी? आपका संबंध कारक। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कल वाली क्लास में। अभी आपके किसी भी भाई का किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपका कारक से संबंधित हो, क्योंकि आपने 5 कारक कंप्लीट कर लिए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपदान, या और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रविंद्र यादव सर, हिंदी जैसे आप पढ़ाते हैं ऐसे कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, थैंक यू, मज़ा आ गया, अच्छी बात। हाँ, वीडियो जो रुक रही है भाई, ऐप पे मैंने बताया कई बार, दिक्कत यही है, आपको कितनी बार भी बोले, किसी भी चीज़ को कितनी बार भी रिपीट करें, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे सच में एक ही दुख है, बाकी कोई दुख परमात्मा ने अब तक ना तो दिया है और ना शायद देगा, क्योंकि पूरा दिन तो हम क्लास में बिजी रहते हैं, इसलिए कर्म खराब होते ही नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनको 1 बार बोले, 2 बार बोले, 10 बार बोले, उन बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो यही एक समस्या है। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा, आपने नहीं पढ़ा। नोटिफिकेशन क्या था? ऐप पे अपडेट का काम होगा, आपकी कुछ क्लासें डिस्टर्ब होगी, ऐप सही से काम नहीं करेगा, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर चीज़ें एज इट इज हो जाए। आपके पास आया था मैसेज, पढ़ा ही नहीं आप। हर क्लास में, आप यहाँ तो हिंदी की क्लास ले रहे हो, हिंदी की क्लास के अलावा जो आपने कोई दूसरी क्लास अगर ली है, उसमें भी टीचर बार बार बता रहे हो। हमारे ऐप को जब आप खोलते हो तो पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, वो भी नहीं पढ़ा आपने। टीचर कह रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा, सर जी मेरी क्लासें नहीं चल रही है सर जी। ये जो है आपको दिक्कत है, ये एडजस्टमेंट की दिक्कत कहलाती है, ये पेशेंस न होने की दिक्कत कहलाती है, ये अलर्ट न रहने की दिक्कत कहलाती है, ये टीचर की बातों को ध्यान से ना सुनने की दिक्कत कहलाती है। और ये किसी एक बच्चे के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम जो हुई ये सभी बच्चों के साथ है। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे जो हैं, जो इन समस्याओं से ग्रसित नहीं हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हुए। उन्होंने दूसरा काम किया इन तमाम चीज़ों में। भाई आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको थोड़ा दुरुस्त करो, आप प्रैक्टिस करो, ऐप अगर सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन बस यही चीज़ें हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, तो जो टीचर नहीं आते थे उनकी जगह दूसरा टीचर भेजा जाता था, और वो दूसरा टीचर उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता था, अपनी मर्जी से बातें करता था या कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाता था, तो वहाँ भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो हमेशा 100% कोई भी चीज़ सही नहीं रह सकती है। जब टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आता है, वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने लगता है, या वो बातें करता है, उस दिन आपको काम दे देता है कि आप ये काम कर लो। वहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है, वहाँ भी पेशेंस रखना है, क्योंकि हर टीचर हमेशा सही नहीं रह सकता, वो भी बीमार होगा। ऐसे ही हमारी जो ये मशीनें हैं, ये भी कभी कभी बीमार हो जाती है, ये वर्कलोड को नहीं झेल पाती है, इन पर जब चीज़ें ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगती है तो ये क्रैश कर जाती है। तो इनको दुरुस्त करने के लिए समय लगता है, और वो समय आपके पास है नहीं, ठीक। तो यहाँ कोई जादू थोड़ा ही है। टेक्निकल टीम वालों पे तो ऑलरेडी हम प्रेशर डाल चुके हैं, भाई ज़्यादा दिन को आपको चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं रखना है,
तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जब भी आप पढ़ो तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा हथियार है। पेशेंस खो दोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा निराशा, बहुत ज़्यादा अवगुण, दोष अपने आप आ जाएंगे। वो सारे दोष हमारे अंदर हैं, अगर हम उसी पे कहीं ना कहीं काम करना शुरू करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। गुण और दोष हमारे शरीर में दोनों ही है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उस तरह का है। लेकिन जब हम अपने आप को पेशेंस में नहीं रखेंगे, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम से जूझेंगे, तो जो आपके अवगुण हैं, जो नेगेटिव जो आपकी एनर्जी है, वो ज़्यादा एक्टिव होगी और आपका ज़्यादा नुकसान करेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक गलत माहौल में रहोगे तो आपको राक्षस बनने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, अच्छे माहौल में रहोगे तो आपको देवता बनने में भी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल गुण और अवगुण का है, सारा खेल एटमॉस्फेयर का है। और ये गुण अवगुण क्या है? हमारे अंदर है। जब आप फ्री रहोगे तो किसी न किसी के बारे में बुरा सोचोगे, कुछ ना कुछ गलती करोगे, कुछ ना कुछ पाप करोगे आप। लेकिन जब आप अपनी चीज़ों में बिजी रहोगे तो आपको ना तो पाप करने का मौका मिलेगा, ना बुरा सोचने का मौका मिलेगा, ना बुरा करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो अपने आप को धन्य इसीलिए मानता हूँ कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ। कि सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये लगा इधर कि मेरे पास इतना वक्त है ही नहीं कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं या बुरा करूँ। क्योंकि मैं जब सुबह से लेकर शाम तक मैं बच्चों के बीच में पढ़ाई में हूँ, तो स्वाभाविक बात है ना तो बुरा सोचने की फुर्सत और ना बुरा करने की फुर्सत। तो अपने कर्म अपने आप अच्छे बने। रीजन अच्छे तो आपके अपने आप ही बन रहे हैं, क्योंकि कुछ तो आपने पहले अच्छे किए, कुछ आप अभी कर रहे हो अच्छे। परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, बाकी काम आप कर रहे हो सही टाइम पे, तो कर्म तो आपके अच्छे अपने आप ही हो गए। लेकिन आपने बुरे नहीं किए, क्योंकि जब जब आदमी फ्री होगा, जब जब आदमी उद्दंड होगा, जब तक वो अनुशासन में नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक बात है, ये प्रकृति का नेचर है कि वो पशु हो या कोई भी प्राणी हो या इंसान हो, वो गलत काम करेगा ही करेगा, वो बुरा सोचेगा ही सोचेगा।